हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर परिवार सब सुरक्षित होंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे पहले इस चीज़ का सिलेबस लिखा हुआ है, तो इससे आपको एक अंदाजा लग चुका होगा कि हम आपको पढ़ाने वाले क्या है और आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये चीजें जो मैंने आपके सामने सिलेबस प्रस्तुत किया हुआ है, इस सिलेबस से बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं जाएगा। ये सिलेबस यहाँ तक कि अभी जो हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 की, यहीं से सारे सवाल आए हुए थे, इससे बाहर का कोई सवाल नहीं था। तो मेरा मेन मकसद यही, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप सबको एक एक सवाल, जो भी चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे ना हो, हर चीज को एकदम सिंपल में सरल तरीके से आप तक हम ये पहुंचाएं। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को और हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि चीजें यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ तक पहुंचेंगी और इसमें क्या कठिनाइयां आएंगी, जो भी चुनौती होगी हम सभी उसका समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसकी चर्चा हम अपने पहली क्लास में जरूर आपको करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भारत का संवैधानिक विकास एवं इतिहास, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1947 के भारतीय संविधान अधिनियम तक आपका पहुंचता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये थोड़ा मॉडर्न इंडिया का भी पार्ट आता है। जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास आपको वहां जरूर मिलेगा और वहां पे भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपकी कंठस्थ हो जाएंगी। यहाँ से आपके सवाल जो भी आएंगे, आपके कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जब चीजें हम शुरू करेंगे तो 1853 के चार्टर एक्ट तक पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो अंग्रेजों की नीतियां रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक कंपनी का शासन रहा है, इसको कंपनी का शासन बोलते हैं। उसके बाद 1858 जो महारानी विक्टोरिया आ जाती हैं, क्योंकि 1857 में आप जानते हैं कि क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण बहुत बड़े बदलाव हुए थे, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हुए थे। तो वहां से भारत का शासन जो है सीधे सीधे ब्रिटेन की साम्राज्य को हस्तांतरित हो गया था और वहीं से गवर्नर जनरल बदल के वायसराय हो गया था, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद तब भी बरकरार ही था। तो फिर 1858 से 1947 के अधिनियम तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण, जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो यहाँ पे हम आपको भारतीय संविधान के निर्माण की जितनी भी प्रक्रियाएं रही हैं, सारी चीजें वर्ड बाय वर्ड सब चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान बनने के बाद विशेषताएं क्या क्या थी, हमारा संविधान लिखित है, अलिखित है, उसके बाद लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, जो भी चीजें इसकी विशेषताएं, सारी विशेषताएं हम आपको यहाँ पे इसको पूरा कराएंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे उद्देशिका या प्रस्तावना। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना के विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था हमारे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को और उसको जनवरी 1947 में पास हो गया था। तो इसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, हम भारत के लोग, तो यहाँ से जो शुरुआत होती है उसमें विचारों की, व्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक समानता हो, न्याय की बातें हो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें हो। तो एक एक चीजें हम उद्देशिका और प्रस्तावना के एक एक शब्द को हम आपको यहाँ समझाएंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, संपूर्ण प्रभुता क्या है, पंथ निरपेक्षता, जिसको धर्म निरपेक्षता भी हम आपने कहा है, आपको बताया, वो बताएंगे। सारी चीजें हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारा सिलेबस शुरुआत तो यहीं से हो गया, ये तो मेन चीजें होंगी, यहाँ से हम आपको बताएंगे। यहाँ से सवाल भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, मैं आगे ज्यादा सवाल तो यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से शुरू होकर अनुच्छेद 4 तक जाता है, जो हमारे भाग 1 का मतलब हिस्सा है। ये सवाल पूछता भी है कि भाग 1 में क्या आता है। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है, अनुच्छेद 1 से 4। उसके बाद भाग 2 में आती है नागरिकता,
अनुच्छेद 5 से 11। अब ये जैसा कि आपने देखा कि सीए एनआरसी का मुद्दा भी उठा हुआ था, नागरिकता संशोधन विधेयक जो आया था, तो वो भी चीजें हम आपको यहाँ मेंशन जरूर करेंगे, वो भी चीजें बताएंगे कि वो क्या है, क्यों इतना विरोध हुआ, किस बात पे विरोध हुआ, इसके प्रावधान क्या थे, तो वो सारी चीजें हम आपको यहाँ कवर कराएंगे। फिर तीसरा हम चलते हैं मूल अधिकार भाग 3। ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे तो 2-3 क्वेश्चन के जवाब आपको खुद ही मिल गए कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो ये चीजें बता देंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आपको बताएंगे। फिर भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं, उसको भी हम आपको जिक्र करेंगे। फिर संघीय कार्यपालिका, उसके बाद हम अपनी शुरुआत करेंगे संघीय कार्यपालिका से, जिसमें हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, संघ के मंत्री, भारतीय संघ का जो महान्यायवादी है वो, कैग, जो भी चीजें हैं हम आपको संघीय कार्यपालिका में बताएंगे। फिर संघीय विधायिका आएगी, जिसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उसके बाद लोकसभा से संबंधित जो भी कार्रवाइयां, विधियां हैं, जो भी चीजें आती रहेंगी, इसमें हम आपको बताएंगे। संसदीय कार्यवाही क्या होती है, संसदीय प्रस्ताव क्या होते हैं, कटौती प्रस्ताव, नीतिगत प्रस्ताव, सारी चीजें इसमें हम आपको संघीय विधायिका में बतलाएंगे। उसके बाद संघीय न्यायपालिका आती है। संघीय न्यायपालिका हम आपको बतलाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, अन्य न्यायालयों में ग्राम न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, ये लोक अदालतें, सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में हम आपको यहाँ बतलाएंगे कि राज्य में विधानसभा कैसे कार्य करती है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल का क्या रोल होता है, जो चूंकि अभी विवादित मुद्दा रहा है, मुख्यमंत्री का क्या रोल है, मंत्रिपरिषद के, राज्य की मंत्रिपरिषद का क्या रोल है, राज्य की विधायिका में विधान परिषद और विधानसभा का क्या कार्य है, कितनी राज्यों में विधान परिषद हैं, कौन से अभी हाल ही में राज्य ने विधान परिषद को खत्म करने के लिए संसद में सूची भेजी है। फिर स्थानीय स्वशासन की बातें हम करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था हो, नगर पालिका हो, नगर प्रशासन हो, शहरी निकाय हो, संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध, कैसे संबंध है, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, तो ये सारी चीजें जो हैं हम आपके सामने इसको यहाँ रखेंगे। और कोई भी चीजें यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ इसी में हम आपको कुछ संस्थाएं बता देंगे, जैसे संस्थाओं के बारे में, संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं में भी 2 संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक संस्था जिसे वैधानिक कहते हैं, और एक कार्यकारी संस्था एग्जीक्यूटिव। तो उसमें भी जैसे नीति आयोग, आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, किस प्रकार की ये सब संस्थाएं हैं, वित्त आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, सारी चीजें हम आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं, जैसे संघ के अधीन सेवाएं यूपीएससी, जिसमें आईएएस आते हैं, आईएफएस आते हैं, आईआरएस आते हैं, भारतीय विदेश सेवा वगैरह हो गया, भारतीय राजस्व सेवा हो गया, भारतीय पुलिस सेवा हो गया। प्रांतों के अधीन सेवाएं जैसे आपका हो गया राज्य पुलिस सेवा हो गया, राज्य ऑडिट संरक्षण सेवा, जो भी चीजें हैं, तो इसमें संघ के पब्लिक सर्विस कमीशन जो आता है वो हम आपको बताएंगे। फिर निर्वाचन पढ़ाएंगे, निर्वाचन आयोग। उसके बाद कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे SC ST से संबंधित विशेष प्रावधान क्या है, अभी हाल ही में आया हुआ है। NCBC जैसे राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा आयोग से संबंधित बातें। तो ये सारी चीजें इसमें हम आपका कवर करेंगे कि संसद ने क्या प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्या जिक्र है, कैसे अनुसूचित जातियों जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हम आएंगे, अनुच्छेद 368 के तहत कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, कितने प्रकार के संविधान संशोधन हो सकते, किस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद इसी में हम आपको साधारण विधेयक बताएंगे, किस प्रकार से विशेष बहुमत, आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से जो हमारा संशोधन होता है, वो चीजें हम आपको बताएंगे। फिर आपातकालीन प्रावधान जो है ये हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है, 356 के अंतर्गत क्या है, 360 के अंतर्गत क्या है, 365 के अंतर्गत क्या है। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे एक समग्र अध्ययन के द्वारा ये सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सिलेबस आपको समझ में आया हुआ होगा, और ये चीजें थोड़ा आप लोग बुक में भी देखिएगा, ये सारी चीजें आपको वहाँ मेंशन होगी, और कोई भी चीज यहाँ से छूटेगा नहीं। तो आइए आज हम अपनी जो मेन टॉपिक है वहां पे शुरुआत तो करते ही हैं। आज हम आपको सिलेबस नहीं, सिलेबस से कुछ हटके पढ़ाएंगे, लीक से हटके पढ़ाएंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान होता क्या है, राज्य व्यवस्था क्या होती है,
तो ये सब चीजें थोड़ा जब हम जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं, हमारे देश में संविधान में जो बातें लिखी गई उसका मतलब क्या है। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से, एग्जाम दे देने से सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी। अगर यही उद्देश्य रहता है तो सभी लोग किताबें पढ़ के चले जाएं और एग्जाम देके चले जाएं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप इस सब्जेक्ट को गहन अध्ययन करें, इसको जानें कि कानून का निर्माण होता है और कानून का उपयोग होता है तो किस प्रकार का होता है, कैसे समाज में मानदंड निर्धारित किए गए हैं, संविधान निर्माताओं ने किस तरीके से संविधान को बनाया है। क्योंकि भारत का संविधान एक लंबा, विश्व का सबसे लंबा संविधान है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके की चीजें समाज में शांति व्यवस्था कायम करती हैं। भारत चूंकि विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है, कई जाति, पंथ, समाज, समुदाय, मजहब, धर्म, भाषा इत्यादि हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उस जगह को जानने की कोशिश करता है कि ये जगह क्या है, या किसी के घर जाता है तो उस घर को बहुत अच्छे तरीके से देखता है कि यहाँ बैठने की व्यवस्था क्या है, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, लोग कैसे हैं, यहाँ इन लोगों की आदतें कैसी हैं, व्यवहार कैसा है। तो वैसे ही अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखें कि हमारा विषय जो है, अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमारे देश का भूगोल है कैसा, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ समतल मैदान है, ये चीजें हमें जाननी चाहिए। कौन सी नदियां सबसे लंबी हैं, नदियों के किनारे कितने उद्यान हैं या कितने शहर हैं, तो हमें ये जानकारी होती है तो हमें पता चलता है कि वाह, हमारे देश का भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं, कितनी ऋतुएं हैं, किस प्रकार के मौसम हैं, किस प्रकार के जंगल हैं, वनस्पति हैं। तो ये जब चीजें हम जानते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो जैसे अब कहीं हम गए नाना नानी के घर या दादी के पास बैठे हैं, दादा के पास बैठते हैं, पुरानी कहानियां बताते हैं, अपनी पूर्वजों की बातें बताते हैं, तो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे इतिहास भी पूर्वजों के बारे में बताता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसी प्रकार कोई घर है, उस घर में परिवार है तो उस परिवार से संबंधित मान्यताएं क्या है, मानदंड क्या है, वो परिवार कैसे चलेगा, उनसे संबंधित क्या जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, और हर एक व्यक्ति, परिवार का हर एक सदस्य उस नियम कानून को फॉलो करता है। तो उसी प्रकार से देश के लेवल पे ये संविधान एवं राज्य व्यवस्था बनाया गया है कि समाज में शांति, भाईचारा, समानता, बंधुत्व कैसे कायम हो, सबको विचार के व्यक्ति कैसे मिले, राजनीतिक न्याय कैसे मिले, आर्थिक न्याय कैसे मिले, सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त हो, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। सभी के लिए मानदंड बनाए गए हैं और उन मानदंडों के आधार पे हमारा समाज चल रहा है। तो हम आपको इस विषय को पढ़ाने के पहले हम ये बता दें कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था है क्या। क्योंकि विषय, जैसे भी हमने आपको कहा ना कि विषय की जानकारी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान ये कहता है कि किसी देश का शासन किस आधार पे चलना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि घर का शासन नियमों और कानूनों से चलता है। अगर बेटा अपने मन का करे तो समाज में उस परिवार की बेइज्जती होगी। अगर वो गलत कार्य कर रहा है, गलत कृत्य कर रहा है, तो समाज से एक तरीके से वो बहिष्कृत हो जाता है, तो उसको भी परिवार वाले दंड भी देते हैं, घर से निकाल भी देते हैं। उसी तरीके से हम पहले संविधान भी पढ़े, हमें जाने तो कि ये है क्या। तो संविधान कहता है कि ये उन नियमों और प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। नियमों प्लस प्रावधानों, यहाँ इससे मतलब ये है कि हमें ये समझ में आ जा रहा है कि संविधान ने हमारे लिए कुछ ऐसे नियम और प्रावधान बनाए हैं जिसके आधार पे देश का शासन चलाया जाता है। अब नियमों प्रावधानों का मतलब दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि जैसे पिता कहता है बेटे से कि बेटा आपके ये बड़े हैं, इनके पैर छू, कि उनका संस्कृति है, उनका मानदंड है कि वो उनको पैर छूने का एक संस्कार देते हैं, एक नियम बनाए हैं। अगर वहीं बेटा पैर छूने की जगह गाली दे दे तो वो पिता एक थप्पड़ मारेगा, वो जो थप्पड़ होगा वो किए गए कुकृत्य के लिए उसको दंड होगा। इसीलिए नियम कानून बनाए जाते हैं कि इस नियम के कानून के अनुसार आप चलेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, आपका समाज में नाम होगा। उसी हिसाब से नियमों एवं प्रावधानों का संग्रह संविधान ने बनाया जिसके आधार पर देश का शासन चले। अब नियम और प्रावधान से संबंधित बातों का मतलब कि संविधान में हमें दिया गया है मूल अधिकार। संविधान में हमें
मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। नीति निदेशक तत्व जिसे कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की बात की गई है, मूल कर्तव्य की बातें की गई है। तो नियमों प्रावधानों का यही संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। मतलब कि संविधान हमें कहता है कि समानता का अधिकार सभी को होना चाहिए, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। विशेषाधिकार मतलब कि वो अमीर है तो उनके लिए कुछ अलग कानून हो, वो गरीब है तो उनके लिए कुछ अलग कानून हो। समानता देता है संविधान, हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। संविधान आपको कहता है कि जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत में संविधान देता है कि आप अपना जीवन जी सकते हैं। यही तो नियम कानून है, इसी के आधार पर संविधान जब हमें दे रहा है तो हम समाज में रह पा रहे हैं, जिसके आधार पर देश का शासन चल रहा है। डीपीएसपी क्या कहता है, नीति निदेशक तत्व, ये यही ना कहता है कि संविधान में जब ये बातें यही है कि कोई भी जब कार्यपालिका या विधायिका कानून का निर्माण करती है तो इससे संबंधित बातों को ध्यान में रखे कानून निर्माण करते वक्त, ताकि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को, भारत की जनता को उसका लाभ मिल सके। कि जैसे अगर बात की गई है अनुच्छेद 39A में निःशुल्क न्याय की बात की गई है, तो हम न्याय से संबंधित अगर कोई कानून बना रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कि व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, तो हम कानून बनाते वक्त ये ध्यान देंगे कि उसका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं। इन्हीं नियमों प्रावधानों की बातें इन सभी में किया गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें संविधान में ये सब बातें जो है ये व्यवहारिक नहीं, ये सिद्धांततः है। इसको सिद्धांत के रूप में यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है, सिद्धांत के रूप में जिक्र किया गया है। जैसे बताया आपको मूल अधिकार, डीपीएसपी ये सिद्धांत है, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं ये हमारे आपके लिए एक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। जब हमने आपको शुरुआत में बताया कि यह नियमों और प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। नियम और प्रावधान मतलब मूल अधिकार, डीपीएसपी, नागरिकता वगैरह वगैरह जो हमने आपको सिलेबस में डिस्कस किया। यहाँ पे आपको एक चीज हम बताते हैं, देश का शासन, यहाँ शासन ये जो वर्ड है इससे संबंधित एक बातें हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए सिलेबस शुरू करने के पहले हम सिलेबस के बारे में थोड़ा आपको बता रहे हैं। इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सवाल पूछेगा नहीं कहीं, ये किसी भी वनडे एग्जाम में या पीसीएस में या यूपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल में है क्या। तो यहाँ जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन से है। मतलब संविधान जो है सार्वजनिक जीवन से संबंधित बातों का जिक्र करता है, निजी जीवन से संबंधित नहीं। अब जब हम सार्वजनिक जीवन की यहाँ बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का कानून कैसा हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, हमारे देश की राज्य व्यवस्था कैसी हो, राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, विदेश नीति कैसी हो, यही सार्वजनिक जीवन की बातें हैं। इसी के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। कोई व्यक्ति निजी तरीके से कैसे रह रहा है, अपने घर में कैसे सो रहा है, उसके आधार उसके बारे में कोई संविधान में बातें नहीं कही गई है। आप रोड पे अगर सो रहे हैं जो गैर कानूनी है बीच रोड में, तो चूंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उससे संबंधित कानून है कि आप वहां नहीं सो सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था से संबंधित इसमें बातें हैं कि हमारे देश में शिक्षा का प्रावधान कैसे हो, सबको शिक्षा कैसे मिले, किस आधार पर दी जाए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, उसकी बातें हमारे संविधान में कही गई हैं। राजनीतिक व्यवस्था की, देश का राष्ट्रपति कैसे चुना जाए, देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाए, सबको समान राजनीतिक न्याय कैसे प्राप्त हो, उसकी बातें यहाँ कही गई हैं। विदेश नीति की बातें कही गई हैं कि हमारे देश की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ताकि देश जैसे विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर है तो विश्व गुरु बने, देश में दुनिया में मान सम्मान बढ़े हमारे देश का। तो यही हम कह रहे थे कि संविधान नियमों, उन नियमों प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। यहाँ शासन का अर्थ यह है कि सार्वजनिक जीवन, मतलब संविधान किन की बात करता है कि हमारी कानून व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, विदेश नीति कैसी हो, वगैरह वगैरह। आइए अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। यहाँ पे हमने
कोशिश किया कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके बाद हम जब सिलेबस को शुरू करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम सिर्फ पॉलिटी पढ़ने नहीं आए हैं, हम पॉलिटी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आए हैं। और यही पढ़ा भी जाता है, कई लोग कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आप सवाल नहीं हल कर सकते ना, पॉलिटी भी पढ़नी होगी आपको, इसीलिए तो इसका नाम है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटी क्या है। संविधान जो किस सिद्धांत है जैसा मैंने बताया, और राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान जो कि सिद्धांत है यहाँ, इसका संविधान का व्यावहारिक रूप, व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था है। अब मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बातें कही कि अगर कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है, घर में आया तो पिताजी हमसे कहते हैं कि हमारा नियम है, हमारी परंपरा है, हमारी प्रतिष्ठा है इसी में कि आप उनका पैर छुइए, ताकि वो ये समझे कि हम संस्कारी हैं, हमारे घर का संस्कार अच्छा है। क्योंकि वो समझे कि इस घर के नियम कानून अच्छे हैं, और नियम कानून का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? तो हमें हमारे पिताजी सजा देंगे। अगर हमसे कहते हैं पैर छुए, हम पैर न छू के उनको गाली दे दिए तो हमारे पिताजी हमको पीट देते हैं, मार देते हैं, कहते हैं चलो हटो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें, और वो भी व्यक्ति जाके आपकी बेइज्जती करेगा, कहीं भी आप देखेंगे। तो यही इसी को अगर हम जोड़े यहाँ पे, तो नियमों प्रावधानों का जो संग्रह, इसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। अगर उन नियमों प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो राज्य व्यवस्था उसके तहत दंड प्रदान करती है। इसका मतलब यही है कि संविधान का व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था है, मतलब इस सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग राज्य व्यवस्था करती है। कैसे करती है हम आपको यहाँ पूरी चीजें बताने की कोशिश दोस्तों करते हैं। जैसे आपको मिला हुआ है, संविधान में अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है भेदभाव की मनाही होनी चाहिए, मतलब अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ये तो सिद्धांत है, ये तो संविधान में बता दिया कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ आप भेदभाव दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, निम्न जाति हो, उच्च जाति हो, अमीर हो, गरीब हो, श्वेत हो, अश्वेत हो, आप उसके साथ अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव की मनाही आपको है, मतलब आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कर दिया, भेदभाव कर दिया कि दूर बैठो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, करते हैं, रमई बुधई गांव में होते हैं, तो हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे अगर ये अस्पृश्यता का अंत हो की बात संविधान ने की है सिद्धांत रूप में, तो इसका कोई उल्लंघन करता है तो राज्य व्यवस्था इसके लिए क्या करती है? तो राज्य व्यवस्था इसके लिए दंड का प्रावधान करती है, दंड का प्रावधान राज्य व्यवस्था करती है। कैसे करती है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको ये बता दें दंड क्या है, दंड किस प्रकार का हो सकता है। दंड कई प्रकार का होता है, आर्थिक दंड भी होता है, जुर्माने के रूप में, आपसे जुर्माना ले लिया गया जिसे अर्थदंड कहा जाता है, जुर्माना लगा के दंडित कर दिया गया, कारावास दे दिया गया, कहा आप एक काम करिए, आपको हम कारावास देते हैं, आपने फला दंड, फले सिद्धांत का या फले कानून का आपने उल्लंघन किया है तो आपको कारावास दे दिया गया। मृत्यु दंड भी दे दिया जाता है, अगर अपराध बड़ा है तो उसके लिए मृत्यु दंड लायक है तो उसके लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता है। कहीं कहीं पहले देशों में पहले राजा महाराजा देश निकाला कर देते थे, देश निकाला कर देते थे, खैर अब ये नहीं रह गया है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ी सी हमने दंड की प्रावधान, दंड का बात कर लिया, दंड कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम आपसे यहाँ बात करते हैं कि जब इसका उल्लंघन होता है तो ये दंड का प्रावधान राज्य व्यवस्था करती है, तो कैसे करती है इसको समझना होगा दोस्तों, थोड़ा सा केयरफुल समझिएगा, क्योंकि इसमें जो आगे चीजें मैं बताने जाऊंगा वो बहुत अच्छी चीजें हैं, और एक बार इसको आप दिमाग में रख लिए तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ संविधान नहीं पढ़ेंगे, हम जब भी पढ़ेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। जैसे यूपीएसआई का भी एग्जाम होगा तो उसमें धारा वगैरह पूछेगा तो किस धारा के तहत आपको दंडित किया जा रहा है, तो वो पॉलिटी का ही हिस्सा है, वो आपको जानना जरूरी होगा। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं कि किस आधार पे दंडित किया जाता है। संविधान का व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था, संविधान का उल्लंघन होने पर राज्य व्यवस्था दंडित करती है।
किस आधार पे करती है? 3 आधार पे। संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, और एक होता है गैर संवैधानिक संस्थाओं द्वारा। गैर संवैधानिक संस्थाओं द्वारा। ये जब हम आपको अपना पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ में ये सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आए और समझने में दिक्कत ना हो। तो संसद द्वारा दंडित कैसे की जाती है? जैसे मैंने आपसे कहा ना, आर्टिकल 17 के तहत दिया गया अस्पृश्यता का अंत, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड या संसद कानून बना के दंड करेगी। जैसे अस्पृश्यता का अंत अधिनियम एक बना हुआ था 1955 में, जिसको अब बदल के नाम दे दिया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम या एक्ट। अब इसको चूंकि खत्म कर दिया गया तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, तो उसको नागरिक अधिकार सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। हमने यही तो कहा कि नियमों प्रावधानों का अगर संग्रह देश का शासन चलाया जाता है और नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो राजव्यवस्था दंडित करेगी। कैसे दंडित करेगी? संसद करेगी। संसद कानून बनाएगी, उससे संबंधित जो भी कानून होंगे उस कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। न्यायपालिका आदेश जारी करके, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, चूंकि ये जानते हैं, सवाल पूछा भी है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, पूछ लिया, न्यायपालिका। संविधान, भारत की सरकार, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भारत की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट एससी, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है भारतीय हमारे मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। तो ये आदेश पारित करके, आदेश के द्वारा दंडित करेगी। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया है। तो अगर निजता के किसी अधिकार को उल्लंघन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आप रिट दायर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश देगी और वहां पे कानून बना के आपके अधिकारों का उल्लंघन होने से रोका जाएगा। तीसरा हम आपको बता रहे हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा। अब इसको हम बताते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है। पहले ये तो बताते हैं कि इसके द्वारा कैसे। तो इसके द्वारा जो संस्थाएं होती है, जैसे नीति आयोग होती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई होती है, सूचना आयोग, उनके द्वारा, उन संस्थाओं के द्वारा नजर रखी जाती है कि किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से संबंधित आयोग बनाएंगे। कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसका उल्लंघन होने पे उस किस प्रकार को उसको सजा देगी। जैसे ईडी हो गया, प्रवर्तन निदेशालय, अभी चर्चा में है, तो उनके द्वारा जो है कानून का उल्लंघन होने पे दंड का प्राप्त बनाया जाता है, दंडित किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है। उससे पहले हम आपको बता दें संस्थाएं क्या होती हैं, संस्थाएं किस प्रकार, कितनी प्रकार की होती हैं, और फिर उसमें जो गैर संवैधानिक संस्थाएं वो हम आपको यहाँ जिक्र करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं संस्थाएं या निकाय। संस्थाएं या निकाय, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन या बॉडीज। ये तीन प्रकार की होती हैं, एक संवैधानिक, एक असंवैधानिक। बहुत अच्छी चीज है, इसको आप समझ लेंगे तो इससे सवाल नहीं बनते, हमेशा बनते हैं, यहाँ से सवाल बनना शुरू होता है, आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा। असंवैधानिक, और तीसरा होता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय या संस्थाएं। आइए हम बात करते हैं संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है। संवैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जिसका देश के संविधान में जिक्र होता है, मतलब संविधान में के द्वारा उसको बनाया गया है, संविधान में इसका जिक्र होता है। जैसे वित्त आयोग, आर्टिकल 280, निर्वाचन आयोग 324,
तो ये चीजें जब आपने यहाँ देखेंगे, इस सवाल पूछ लिया वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो आप कह सकते हैं संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि देश के संविधान में इसका जिक्र किया गया है। वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग आप पढ़ेंगे तो ये अनुच्छेद, इसके आगे अनुच्छेद लगा होता है, आपको यहाँ पता भी चल जाएगा कि अनुच्छेद इसका मतलब संवैधानिक है। एक ट्रिक ये भी है कि अगर अनुच्छेद लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये संवैधानिक है। दूसरी संस्था हम आपको बताते हैं असंवैधानिक संस्था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये क्या होती है? ऐसी संस्थाएं जो देश विरोधी या संविधान विरोधी हो, देश विरोधी या संविधान विरोधी, देश विरोधी या संविधान विरोधी मतलब जैसे आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, ये भी तो एक संस्था है, लेकिन कैसी संस्था है? असंवैधानिक संस्था। क्यों? क्योंकि हमारे देश का विरोध करती है, संविधान विरोधी है। उल्फा कैसे संस्था थी? देश विरोधी संस्था थी। तो ऐसी संस्थाएं जो देश विरोधी हो उन्हें असंवैधानिक संस्थाएं कहा जा सकता है। गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हम जिक्र करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, और इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ सवाल भी मिल जाएंगे कि हाँ ये सवाल आया हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे एसएससी को, यूपी पीसीएस की हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, आरओ की हो, एआरओ की हो, यूपीएसआई की हो, तो सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी आपको। ये गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? ऐसी संस्था जिसका न तो संविधान में जिक्र हो और न ही असंवैधानिक हो। मतलब न तो संवैधानिक हो न असंवैधानिक हो, उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है वैधानिक, वैधानिक, या इसको कहते हैं जो सबसे प्रचलित शब्द है सांविधिक। सांविधिक। गैर संवैधानिक संस्था को संविधानेतर संस्था भी कहा जाता है। संविधानेतर संस्था मतलब संविधान के इतर, संविधान से इतर, संविधान से हटके, संविधानेतर संस्था। तो यहाँ पहली होती है वैधानिक या सांविधिक संस्था, जिसे स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। और दूसरी क्या होती है? दूसरी जो संस्था है उसको कहते हैं कार्यकारी संस्था। कार्यकारी संस्था या एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडी। आइए हम बात करते हैं पहले सांविधिक या वैधानिक संस्थाओं के बारे में। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? बहुत छोटे शब्दों में ऐसी संस्थाएं जिसका निर्माण संसद या राज्य की विधानसभाएं करती हैं। संसद द्वारा कानून बना के, संसद द्वारा कानून बना के या राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सवाल पूछ लिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है, तो आप कहेंगे, पूछ लिया सांविधिक, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं तो गैर संवैधानिक संस्था है। उसमें भी पूछ लिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कौन संस्था है, संवैधानिक या वैधानिक या सांविधिक या कार्यकारी, तो आप कहेंगे सांविधिक। क्यों? क्योंकि संसद द्वारा कानून बना के इसका निर्माण किया गया है। सूचना आयोग 2005 के अधिनियम के द्वारा सूचना अधिनियम का जिक्र किया गया, उसके द्वारा सूचना आयोग का निर्माण किया गया। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में एक सवाल आया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? उसमें पूछा था अनुच्छेद 268, 276, 280, उपरोक्त में से कोई नहीं। कई लोगों ने अनुच्छेद लगा दिया होगा 268, 276 जो भी लगाए होंगे, लेकिन दरअसल क्या है कि वो अनुच्छेद में नहीं है, क्योंककि वो संवैधानिक संस्था नहीं, वो गैर संवैधानिक संस्था है। और गैर संवैधानिक संस्था में भी सांविधिक संस्था है, क्योंकि 2003 के अधिनियम के अंतर्गत, चूंकि 1962-64 में एक संथानम समिति बनी थी, उस समिति की जो है उसने रिकमेंडेशन दिया
कि भ्रष्टाचार से संबंधित संस्थाएं बननी चाहिए, तो 2003 के अधिनियम संसद ने कानून बना के केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का निर्माण किया। तो सीबीसी कैसी संस्था है? सीबीसी जो है हमारी सांविधिक संस्था है। अब हम बात करते हैं कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज वो बॉडीज होती हैं मंत्री परिषद या कार्यपालिका की सलाह पे, मंत्री परिषद या कार्यपालिका की सलाह पर जब राष्ट्रपति किसी संस्था का निर्माण करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्मित संस्था, तो उसे एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी संस्था कहा जाता है। जैसे नीति आयोग, पहले योजना आयोग थी, नीति आयोग। तो सवाल पूछ लिया नीति आयोग से संबंधित कौन, ये नीति आयोग किससे संबंधित संस्था है? तो कार्यकारी संस्था है। मतलब गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था में भी कार्यकारी संस्था है। तो यहाँ दोस्तों संविधान एवं राज्य व्यवस्था हमने आपको बताया कि नियमों एवं प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। शासन का अर्थ क्या है? सार्वजनिक जीवन से, निजी जीवन से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक जीवन के बारे में हम आपको बताएं। उसके बाद इनका संरक्षण किस प्रकार से हो? तो राज्य व्यवस्था के आधार पर हो, क्योंकि राज्य व्यवस्था इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है। ये सब सिद्धांत है तो ये व्यवहार है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो दंड कौन देगा? पॉलिटी देगी, राज्य व्यवस्था देगी। किस आधार पे देगी दंड? तो तीन आधारों पे देगी। संसद कानून बना के, सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करके और गैर संवैधानिक संस्थाओं द्वारा। संस्थाओं का हमने आपको जिक्र किया कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर संवैधानिक या संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। उसको हमने आपको संवैधानिक को बताया जिसका संविधान में जिक्र हो, जैसे वित्त आयोग। असंवैधानिक जो देश विरोधी हो, जैसे लश्कर-ए-तैयबा वगैरह। और गैर संवैधानिक जो न तो संवैधानिक हो ना ही असंवैधानिक हो। 2 प्रकार की है, वैधानिक या सांविधिक और कार्यकारी। सांविधिक क्या है? संसद और राज्य विधायिका कानून बना के जब करती हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ऐसी संस्थाएं वैधानिक या सांविधिक संस्था कहलाती है। कार्यकारी संस्थाएं मंत्री परिषद या कार्यपालिका की सलाह पे राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल द्वारा जब किसी संस्था का निर्माण किया जाता है तो उसे कार्यकारी संस्था कहते हैं, नीति आयोग। दोस्तों अब हम अपना आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही कल से या परसों से हम मूल सिलेबस पे आपके आएंगे और एक चीजों को आपको समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जहां तक वो शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो भी चीजें इसमें न समझ में आई हो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम अगली क्लास में उसको जरूर से जरूर समाधान उसका निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।